Hello students, good morning. Today we are going to start chapter number 4, the working of institutions. This is the fourth chapter of political science or democratic politics of ninth class. In this video we will discuss about how the institutions work in our democratic system. अब डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करती हैं इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस होती क्या है. व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी. You have listened the name of Montesquieu. Montesquieu, very famous philosopher of France. नाम सुना होगा आपने. In French Revolution we discussed about it. He wrote a book, The Spirit of the Laws. Spirit of the Laws. Why this book is very famous? Because in this book Montesquieu explained that a lone king is not capable to do all the functions. मोंटेस्क्यू ने कहा कि सरकार चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, स्टेट को गवर्न करने के लिए क्या चाहिए? आपको कानून बनाने हैं, कानूनों को इंप्लीमेंट भी करना है, कानून कैसे हैं, लॉज कैसे हैं वो भी देखना है, अच्छे हैं या बुरे हैं. If these are according to the people, these are not according to the people, so flexibility should be there. और फिर उनको प्रोटेक्ट भी करना है. तो मोंटेस्क्यू ने इस बुक में बताया कि अकेला जो किंग है ना वो सारे काम नहीं कर सकता. और क्योंकि पहले जैसे फ्रांस में क्या था, लुई 16, लुई 15, लुई 14, ये बोर्बोन डायनेस्टी के किंग्स थे जिनके पास पावर्स थी. इनके पास इनर्मस पावर्स थी विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. दे वर डेस्पोटिक किंग्स. उनके पास पूरी पावर थी और सारा काम वही करते थे. पुराने टाइम में आपने भी सुना होगा, इंडिया में भी ऐसा हमारा कल्चर था. हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो राजा महाराजा ही न्याय का काम करते थे. राजा महाराजा कानून बनाते थे, उनको लागू करवाते थे. ऑल द थिंग्स एंड ऑल द फंक्शंस वर हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पर्सन. तो मोंटेस्क्यू ने इस बुक में यही बताया कि एक आदमी सारे फंक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि वो सारे फंक्शंस करने के लिए कैपेबल नहीं है. ही हैज नो एबिलिटी टू डू ऑल द फंक्शंस. हाउ कैन वन पर्सन बी एबल टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस? नॉट पॉसिबल. तो उसने क्या कहा कि अलग अलग फंक्शंस को, डिफरेंट लोगों को हमें डिवाइड करना चाहिए. सो दिस बुक इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट, in or among various institutions of the government. और उसी कॉन्सेप्ट को आज भी सालों बाद दुनिया की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उसको फॉलो कर रही है. सो बेसिकली वी हैव थ्री इंस्टीट्यूशंस. नंबर 1 लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव. नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव. Number 3 judiciary. So we have three institutions in a democratic system. जिसमें legislative या legislature क्या करता है? It makes laws. कानूनों को बनाने का काम कौन करता है? Legislature करता है. Executive क्या होता है? क्या करता है executive? इनको implement करता है. It implements laws. And the laws made by legislature implemented by executive, so judiciary interprets them, interprets the laws, or we can say that judiciary protects the laws. So in this way, in democratic system all the functions are divided among different institutions. तो ये क्या है? Institutions. These are the institutions. लेजिस्लेचर कानून बनाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट हो सकती है कानून बनाने के लिए. कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है या रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी हो सकती है जिसको हम पार्लियामेंट की तरह कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं. इन वेरियस कंट्रीज वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स. इसी तरह से एग्जीक्यूटिव, जिनके हाथ में पावर होती है, जो इलेक्टेड भी हो सकते हैं और अपॉइंटेड भी हो सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनको लागू करते हैं. इसी तरह से जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंट होती है, जो लॉज को इंटरप्रेट करती है और प्रोटेक्ट करती है, राइट. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. इंडिया में
लेजिस्लेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है और जुडिशरी में कौन होता है और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन द वीडियो, watch full video, do not skip even a single second of the video, right? So let's start. So the first topic of this chapter is how is a major policy decision taken. The major policy decision taken, किस तरह से decisions बनाए जाते हैं और किस तरह से decisions को implement किया जाता है, and how the decisions are protected, taken by the legislature, implemented by the executive एंड प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है. तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि कानून कैसे बना, फिर उस कानून को कैसे लागू किया गया और उसके बाद जब डिस्प्यूट आया और कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस कानून पे जुडिशियरी ने क्या रोल प्ले किया, किस तरह से उस डिस्प्यूट को सोल्व किया, एंड हाउ दैट लॉ वाज प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी. तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर. एक ऑर्डर आया जिसको हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं. दिस इज द ऑफिस मेमोरेंडम, राइट. ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर देती है, कानून बनाने के बाद में उसको लागू करने के लिए टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, साइंड बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एंड इट इज सेंड टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन. उसको हम कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम. जो इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार का एक ऑर्डर होता है उसको हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, जो ऑफिस से पीएमओ या फिर कैबिनेट से आता है. तो 13 अगस्त 1990 को एक ऑफिस मेमोरेंडम आया जिसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे. कौन सा जॉइंट सेक्रेटरी था? हर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, राइट. इसी तरह से क्योंकि ये क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे कि जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी डायरेक्टर, ये सब कौन लोग होते हैं और कैसे इनको जो है अपॉइंट किया जाता है. सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी. तो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस. ये तो मिनिस्ट्री हो गया, राइट. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस. इस मिनिस्ट्री से ये ऑर्डर आया और इस ऑर्डर पे इसी डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी ने इस पे साइन किए और फिर ये चला गया इंप्लीमेंटेशन के लिए, राइट. गेटिंग माय पॉइंट. इस तरह से ये ऑर्डर आ गया इंप्लीमेंटेशन के लिए. अब इस ऑर्डर के पीछे क्या कहानी है? अब ये कानून बन गया. कानून बनने के बाद अब ये लागू हो गया क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी के साइन हो गए. इसके बाद मिनिस्ट्री से आ गया. मिनिस्ट्री के पास कहां से आया? कैबिनेट से आया. कैबिनेट के पास कहां से आया? लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर डिस्कशन किया होगा या फिर उसको ऑर्डिनेंस से बनाया गया होगा, या प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से बनता है, कैबिनेट डिसीजन से कोई भी लॉ जो है बनता है. उसके बाद ऑफिस मेमोरेंडम आता है. उसके बाद ये साइन होने के बाद ये क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया. सो इंप्लीमेंटेशन तक की ये कहानी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें. अब ये इंप्लीमेंट होने के बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हुआ होगा एंड अबाउट दैट कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट विल स्टडी फर्दर. लेकिन हम ये जानेंगे कि ये ऑफिस मेमोरेंडम जो था इसमें क्या था. इसमें था इट अनाउंस्ड 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC. These are specially socially and educationally backward classes, SEBC. इन लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन कहां पे? सिविल सर्विसेज में और गवर्नमेंटल सर्विसेज में जो है सिक्योर कर दिया गया. सिविल सर्विसेज एंड अदर गवर्नमेंटल सर्विसेज में, राइट. अदर गवर्नमेंटल सर्विसेज में तो कितना परसेंट रिजर्वेशन? 27% रिजर्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिस मेमोरेंडम, राइट, साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑन 13th of August 1990. ये कहां से आया? 27% रिजर्वेशन, ये किसका डिसीजन था? दिस वॉज द रिकमेंडेशन बाय अ कमीशन. कौन सा कमीशन? उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो रिजर्वेशन का जो एक तरह से रिकमेंडेशन था ये कहां से आया. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस कमीशन के बारे में.
that was called the second backward classes commission. सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और इस कमीशन को हम मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, मंडल कमीशन. इट इज ऑल्सो नोन एज मंडल कमीशन. व्हाई इट इज कॉल्ड मंडल कमीशन? क्योंकि बीपी मंडल वॉज द हेड ऑफ दिस कमीशन. बीपी मंडल वॉज द हेड ऑफ दिस कमीशन. दिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ऑफ जनता पार्टी, राइट, फॉर फाइंडिंग और सीकिंग द वेज और मेथड्स टू सर्च द मीन्स द वेज इन विच वी हैव टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड पीपल. जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं, इसकी जांच के लिए और इस काम को करने के लिए उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट कर दिया. कौन सी डेट को किया था? दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 1979. और इस कमीशन में जो हेड थे वो बीपी मंडल थे. इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट वॉज गिवन सबमिटेड ऑन 31 दिसंबर 1980. और इस रिपोर्ट में बीपी मंडल ने, यानी कि मंडल कमीशन ने कहा कि अगर हमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना है तो उनको 27% रिजर्वेशन हमें गवर्नमेंट सर्विसेज में देना चाहिए. ये उन्होंने रिपोर्ट दी थी. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. अच्छा, इससे पहले एक और कमीशन आया था, उसके बारे में आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं. इससे पहले एक और कमीशन आया था जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, राइट, या फर्स्ट SCBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. और इस कमीशन को हम कहते हैं काका कालेलकर कमीशन. क्यों? क्योंकि काका कालेलकर जो थे वो इस कमीशन के हेड थे. एंड दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट. और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. और इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था 29 जनवरी 1953. और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 मार्च 1955. ये आपको याद रखना है. फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, दोनों क्लासेस कमीशन को आपने याद रखना है. दिस क्लासेस कमीशन वाज कॉल्ड काका कालेलकर कमीशन. दिस कमीशन वाज कॉल्ड मंडल कमीशन. क्लियर? तो हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं कि जो ये 27% रिजर्वेशन जो इसने रिकमेंडेशन दी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हुआ? 1989 में जो इलेक्शन हुए इंडिया में, लोकसभा के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में वीपी सिंह की पार्टी थी जनता दल, राइट. तो जनता दल पार्टी के जो नेता थे वीपी सिंह, उन्होंने मतलब अनाउंस कर दिया चुनाव के अंदर, मैनिफेस्टो में अनाउंस कर दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस रिकमेंडेशन को लागू करेंगे. लागू मींस हम इस रिकमेंडेशन को क्या बना देंगे? कानून बना देंगे. लोगों ने उसको वोट दी और जनता दल की सरकार बन गई. सो आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, वीपी सिंह ने ये ऑर्डर दे दिया कैबिनेट से, ये डिसीजन फाइनल करवा लिया कि भाई हमें 27% रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देना है. और इस तरह से ये प्रोसेस में आ गया. ये जो एक रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया गया था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने, उसको प्रोसेस में लाके और इसको कानून बना दिया गया, राइट. एंड लेट्स know something more about this law, what was the process in which this act was passed or this law was implemented by the government. The recommendation of the second backward classes commission, this report or recommendation about 27% reservation to the backward classes. तो वीपी सिंह ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट से ये फॉर्मल डिसीजन लिया गया
कैबिनेट ने इसको पास कर दिया. उसके बाद इट वॉज पास बाय कैबिनेट. कैबिनेट took the decision on 7 August 1990 and 8 August 1990. This decision was given as a statement. It means this statement decision was converted into statement by the Prime Minister VP Singh. तो VP सिंह ने दोनों हाउसेस में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में वीपी सिंह ने क्या किया, ये स्टेटमेंट दिया इस डिसीजन के बारे में, दोनों हाउसेस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद में इसको कंसर्न्ड डिपार्टमेंट यानी कि पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया और वहां पे इसको लागू कर दिया गया. तो इस तरह से क्या बन गया, वो रिपोर्ट, एक कमीशन की रिपोर्ट, एक रिकमेंडेशन जिसको एक कानून में चेंज कर दिया गया. तो डिसीजन मेकर्स कौन हो गए? नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिसीजन मेकर्स. डिसीजन मेकर्स, president is the head of state, the first citizen of the country. He is the head of state. Prime minister is the head of government. And third one is parliament is the legislative body in India for entire country. Parliament consists of president of India, Lok Sabha, first house, Rajya Sabha. So in this way, Indian Parliament consists of President, Part 1, Lok Sabha and Rajya Sabha. These are the two houses of the Parliament. Getting my point? So I hope that you understood these topics, whatever we have discussed till now. Okay, so you have to revise and watch the video very carefully so that you will be able to understand much better than if you read from the book. It means you will be able to understand more this chapter after watching this video, right? So let's have discussion about some